साथियों नमस्कार। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था कि फ्रांस में जो जनता थी वो 3-4 स्टेटों में बटी हुई थी। प्रथम स्टेट था जिसमें पादरी वर्ग थे, जो चर्च में पादरी होते हैं उनका वर्ग था। वो प्रथम स्टेट था जिनको विशेष अधिकार दिए जाते थे, करों में छूट दी जाती थी। और द्वितीय वर्ग जो था वो कर्मचारी वर्ग था, जिसमें वकील आते थे, बड़े व्यवसायी आते थे, व्यापारी आते थे, पढ़ा लिखा जो तबका था, मध्यम वर्ग, वो सब इसी वर्ग में आते थे द्वितीय स्टेट में। लेकिन जब तृतीय स्टेट की बात करते हैं तो उसमें भूमिहीन, मजदूर, गरीब किसान, अनपढ़, मतलब गरीबी तबका जो था वो तृतीय स्टेट में आता था, जिन पर भारी कर लगाए जाते थे, जिनको बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाता था। तो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी और उन्होंने तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि राजा के पास गए थे उन्होंने विरोध किया था और विरोध के माध्यम से जाहिर कर दिया था कि मैं ही नेशनल असेंबली हूँ, मेरी बात को सुना जाए। और इस प्रकार से विरोध जताते हुए उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी और जिस प्रकार से संवैधानिक जो राजतंत्र था वो समाप्त हो चुका था। तो आज हम उस राजतंत्र के बारे में कुछ और टॉपिक जो कि डिस्कस करना चाहते हैं। उस समय हालांकि 1791 की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि फ्रांस की स्थिति में आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें, जो कि हमने बताया था, यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था। जाहिर सी बात है, जब तीसरे स्टेट ने विद्रोह किया तो हस्ताक्षर करना पड़ा, परंतु प्रथा की राजा से उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी। यानी कि राजा पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। वो प्रथा की राजा से मतलब चुपके चुपके से बातचीत चल रही थी, गुप्त वार्ता चल रही थी कि हम एक न एक दिन ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण लाएंगे और ये घटनाएं अब दोबारा नहीं घटेंगी। तो इस प्रकार से उसने एक सेना का गठन किया। प्रशा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक सेना का गठन करते हैं और युद्ध का सिलसिला जारी होता है। मतलब ये सोचते हैं कि मैं युद्ध की घोषणा कर दूंगा और ये प्रस्ताव बनाया जाता है। प्रांतों के हजारों स्वयंसेवी जो कि सेना में जुड़ रहे थे और वो इस माध्यम से जुड़ रहे थे कि उनमें देशभक्ति की भावना छलक रही थी। वो सोच रहे थे कि ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के उन्मूलन का समय है और इनके विरोध में हम युद्ध करने जा रहे हैं। ये समझ करके वो सेना में भर्ती हो रहे थे। वो समझ रहे थे ये सामंती व्यवस्था एक न एक दिन बंद होगी और इनके खिलाफ हमें युद्ध करना होगा, और इसलिए वो धीरे धीरे सेना में भर्ती होते जा रहे थे। उस समय कहते हैं कि उस समय जो राष्ट्रभक्ति के गीत गूंज रहे थे सेना में, जनता में, उसमें मर्सीलेस जो कि मर्सीलेस नाम से एक स्वयंसेवियों ने पेरिस में कूच करते हुए इसे मर्सीलेस को गाया था। मर्सीलेस, हालांकि इस गाने का नाम मर्सीले हो गया क्योंकि ये जो है एक कवि थे जो कि रॉजेट दी लाइल ये कवि थे, रॉजेट दी लाइल, और इन्होंने लिखा था मर्सिले। तो हालांकि मर्सिले नाम से इन्होंने एक कविता की रचना करी थी और यही कविता आगे चलकर फ्रांस का जो है राष्ट्रगान बनता है। फ्रांस का राष्ट्रगान बनता है। तो हर नागरिक के
द्वारा गूंज रहा था और इस प्रकार से सेना राष्ट्रीय भक्ति की भावना लेकर के सेना में लोग जुड़ रहे थे धीरे धीरे करके। और इसकी स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे जो पुरुष थे, पुरुष वर्ग, वो धीरे धीरे सेना में जुड़ जाता है और वहाँ की जो प्रजा होती थी वो होती है उसमें सिर्फ स्त्रियां बसती हैं, घर के बच्चे बुजुर्ग बसते हैं, जिस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है पुरुष वर्ग जो होता है वो सारी परिवार के समस्याओं को दूर करता है और इन सब चीज़ों के उस समय जो परिवार का एक परंपरा थी उसमें पुरुष वर्ग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था। तो उसको सेना में भर्ती हो जाने से काफ़ी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर हो गई, गरीब तबका और गरीब हो गया और जो रोज़ी रोटी थी वो काफ़ी चलाना मुश्किल हो गया। और इनके सबके जो आगे का सिलसिला था 1791 में, उसमें क्या हुआ कि 1791 में संविधान से सिर्फ अमीरों का ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। यानी कि 1791 की बात करें, 1791 की बात करें तो उस समय भी लगभग संविधान पर सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप जो था वो अमीरों का ही था, अमीरों का हस्तक्षेप था। यानी कि गरीबों को उतने अधिकार नहीं दिए गए थे। सबसे ज़्यादा 1791 की बात है तो संविधान में सिर्फ अमीरों का राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे बना करके और लोग इकट्ठा होने लगे, क्लबों में राजनीतिक चर्चा चलने लगी, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस एक क्लब था उस समय का, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। जो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जो थे जैकब, इनके नाम से एक जैकोबिन क्लब था जो काफ़ी फेमस हुआ उस समय। और इस क्लब में, कहने का मतलब है, ये छोटे छोटे क्लब जो थे एक प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल जैसे चौराहे पर लोग राजनीतिक चर्चा करते हैं, चाय पर चर्चा चलती है, उसी प्रकार से छोटे छोटे क्लब होते थे और उनमें लोग, गरीब तबका जाता था, चाय पीने के सिलसिले में ऐसे ही इकट्ठा होते थे और जो है राजनीतिक चर्चा होती थी कि हमें क्या अधिकार प्राप्त है संविधान के थ्रू। इस प्रकार से लोग राजनीतिक रूप से क्लब धीरे धीरे बहुत फेमस हो गए। एक क्लब था जैकोबिन क्लब जो उसमें से बहुत फेमस हुआ और वो पड़ा किसके नाम से था, आपने देखा, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से जैकोबिन क्लब बहुत फेमस हुआ। और जैकोबिन क्लब के सदस्य में जो थे, ये जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, उसमें गरीब तबका ज़्यादा था, गरीब तबका, जिसमें गरीब तबके में थे छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, चाहे कर लें, प्योर कर लें, है ना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो कि इनका लीडर था, जैकोबिन क्लब के सदस्यों का लीडर था। और ये जो है जैकोबिनों के बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह, इनके अंदर क्या था कि जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो उस समय एक सूट था, एक जो कि आप यूँ समझ लें कि एक ऐसा पतलून था जो कि धारीदार था, ऐसे इस प्रकार से धारीदार पतलून पहना करते थे जैकोबिन क्लब के सदस्य। और ये हालांकि धारीदार पतलून इसलिए पहनते थे, ये चाहते थे, उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था जो कुलीन वर्ग था वो ब्रीचेस पहना करता था,
वो पहना करता था ब्लीचेस, जो कि ब्लीचेस इस प्रकार से होता था, कमर से ऐसे इस प्रकार से एक, मतलब वो ऐसे करके ब्रीचेस, घाघरा टाइप में यूँ समझ लें, ये ब्रीचेस था, जिसके विरोध में ये सब इन वर्गों से, ये कुलीन वर्ग से दिखाना चाहते थे कि हम सबसे अलग हैं, कुलीन वर्ग से अलग हैं, हमें कुलीन वर्ग से आज़ादी मिल गई है। जो अपनी आज़ादी व्यक्त करने के लिए ये वर्ग क्या करते थे कि धारीदार पतलून पहना करते थे, और जो पुरुष थे, पुरुष वर्ग, वो लाल टोपी भी लगाया करते थे। हालांकि महिलाओं में वर्जित था, लेकिन जो पुरुष वर्ग था वो लाल टोपी पहना करता था, जो कि जताया करता था कि मैं कुलीन वर्ग को समाप्त कर दूंगा, कुलीन वर्ग से मेरी आज़ादी है। और इनको इसलिए इनको बिना घुटनने वाले बोला जाता था, इनको बिना घुटनने वाले, यानी कि ये ब्रीसेस नहीं पहनते थे। और जैकोबिनों को एक और संज्ञा दी जाती है, सौ कुलांत भी कहा जाता है, यानी कि ये कुलीनों के बराबर, सौ कुलांत के बराबर ये माने जाते थे एक जैकोबिन, इसलिए इनको सौ कुलांत की संज्ञा दी गई थी। देखिए, और इसमें जैसे कि हमने बताया 1792 की स्थिति, अगर आप एक साल बाद देखें, ये 1791 की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 1792 में आए तो गर्मियों में जैकोबिनों में खाद्य पदार्थ की महंगाई और प्रभाव, जाहिर सी बात है खाद्य पदार्थ में काफ़ी महंगाई हो गई, और इसलिए जो है पेरिसवासी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। जाहिर सी बात है, जब आपको भोजन नहीं मिलेगा या आपकी जितनी आय है उससे ज़्यादा आपका व्यय होगा, तो जाहिर सी बात है आपको एक तरीके से सरकार के प्रति नाराज़गी उत्पन्न होगी। उसी प्रकार से पेरिस वासियों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उत्पन्न हो गई सम्राट को लेकर के, और जो पेरिस में जो खाद्य सामग्री थी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, और राजा के रक्षकों को मार डाला, और राजा और शाही वंशज के जितने भी लोग थे शाही परिवार के, उन सबको जेल में डाल दिया। ये पेरिस वासियों की कहानी है उस समय की। और जो ये किया किसने था, जो कि हमने बताया कि एक तृतीय वर्ग के लोग थे, गरीब तबका था, जो जैकोबिन क्लब था। एक तरीके से वो था किसका दर्जा, वो था नेशनल असेंबली का, क्योंकि तृतीय वर्ग में हमने बताया था कि नेशनल असेंबली आती है, ये गरीब तबका आता है, जिसको नेशनल असेंबली भी कहा जाता था। ये हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले, नेशनल असेंबली। तो ये जो नेशनल असेंबली को लोग थे, जो कि अब जैकोबिन क्लबों का निर्माण कर रहे थे, और जैकोबिन क्लब ये छोटे छोटे क्लबों में इकट्ठा होकर के राजनीतिक गतिविधियों को चलाया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस असेंबली ने विरोध कर दिया और राजा के खिलाफ, और राजा के रक्षकों को मार डाला, और जो राजा के परिवार को बंदी बना लिया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक कहने का मतलब एक अधिकार इन्होंने पारित किया असेंबली ने। उन्होंने कहा कि 21 वर्ष से कम उम्र वाले, पहले क्या था हमने बताया था कि 25 वर्ष के वे लोग, उनको निर्वाचन या वोट देने का अधिकार था, जो कि लगभग 3 दिन के बराबर की मजदूरी कर के रूप में देते थे। लेकिन इन्होंने कहा, जैकोबिन क्लब के या असेंबली के लोगों ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि 21 वर्ष की उम्र वाले लोग, 21 वर्ष के उम्र वाले सारे लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं, सभी, चाहे वो गरीब हैं, मतलब किसी भी वर्ग के कितने भी गरीब हैं, उन सभी को मताधिकार देने का हक होगा, यानी कि सभी लोग वोट दे सकते हैं। मताधिकार दिला दिया। तो ये काम नेशनल असेंबली ने किया, यानी कि 21 वर्ष से उम्र वाले पुरुष चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। साथियों, नवनिर्वाचित ये जो असेंबली थी, इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। आगे चल करके इस असेंबली का नाम क्या रखा गया, कन्वेंशन। कन्वेंशन। आगे चल करके इस नेशनल असेंबली का नाम रखा गया कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को
राजतंत्र का पूरी तरह से अंत कर दिया गया। और जब पूरी तरह अंत कर दिया गया तो फ्रांस को गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी कि अब जो है क्या हुआ कि 21 वर्ष से उम्र वाले लोगों को मताधिकार का दर्जा दे दिया गया। और हुआ क्या कि राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और इन्होंने नेशनल असेंबली ने क्या किया कि गणतंत्र घोषित कर दिया, देश को गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया और संविधान को पारित कर दिया। यानी कि एक संविधान लागू हो गया। आगे चल कर के राजा को जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। साथियों, उस समय एक जो कि चल रहा था एक मशीन जिसको गिलोटिन बोला जाता था। अक्सर लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के बाद एक डॉक्टर थे गिलोटिन नाम के, जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें 2 खंभे थे, जो 2 पिलर थे और बीच में आरा मशीन चलती थी, जिसमें क्या करते थे कि जो मनुष्य का मतलब सर धड़ से अलग करने के लिए ये गिलोटिन का प्रयोग करते थे। और ये इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर गिलोटिन ने। डॉक्टर गिलोटिन ने, जिनके नाम से इस मशीन को ही गिलोटिन कहा जाता है। हालांकि आगे चल करके रोबेस्पियर, जो हमने बताया कि रोबेस्पियर एक क्रांति के रूप में उभरे थे जैकोबिन क्लब के, उन्होंने क्या किया, संविधान में गणतंत्र लागू करके और संविधान में बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के हिसाब से चलाई जाने लगी, जैसे कि उन्होंने सारे टैक्स निर्धारित कर दिए। यानी कि खाद्य सामग्री का, जो खाद्य सामग्री थे उनके नए मूल्य निर्धारित कर दिए कि इतने पर ही बेचा जाएगा। वहाँ की जनता को एक तरीके से बाध्य कर दिया गया कि बाहर उनको बेचना है तो ये निर्धारित मूल्य जो सरकार के द्वारा है उसी मूल्य पर आप बेच सकते हैं। और बहुत सारे टैक्स जो कि निर्धारित कर दिए गए और उन्होंने इतना सख्त रवैया अपनाया कि आगे चल कर के कि इसके जो समर्थक थे वो भी बहुत परेशान हो गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, अपना अनाज शहरों में ले जाकर के सरकार द्वारा कीमत पर बेचना पड़ा और अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। और इन्होंने क्या किया कि साबुत गेहूं की बनी रोटी, साबुत गेहूं की बनी रोटी खाने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि ये समता का प्रतीक माना जाता था और समता के प्रतीक की वजह से इसको गेहूं से बनी रोटी जो है खाने पर मजबूर कर दिया गया। और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे उस समय कहा जाता था महोदय और महोदया, महोदय और महोदया, महोदया यानी कि स्त्री को महोदया और पुरुष को महोदय, इन दोनों शब्दों को हटा दिया गया। अब समता के रूप में कहा जाने लगा नागरिक और नागरिका, नागरिक और नागरिका। इस प्रकार से नागरिक और नागरिका के रूप में कहा जाने लगा। और रोबेस्पियर की जो नीतियां थीं वो इतनी ज़्यादा मतलब जटिल होने लगी आगे चल करके कि इसके समर्थक जो ये जो जैकोबिन क्लब था, नेशनल असेंबली था, इसके सदस्य ही इसके विरोध में हो गए। और एक दिन रोबेस्पियर को क्या कर दिया गया, रोबेस्पियर को भी क्या कर दिया गया, एक दिन इनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, इनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, इनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से इस गणतंत्र का भी किसी न किसी तरीके से इसका खात्मा हो जाता है, रोबेस्पियर चले जाते हैं और एक प्रकार से आतंक राज भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आगे चल करके डायरेक्टरी शासित फ्रांस आ जाता है और फिर महिलाओं द्वारा क्रांतियाँ होती हैं और महिलाओं द्वारा क्रांतियाँ, फिर दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इस सेशन में बाकी हैं, मैं आगे सेशन में
कंटिन्यू करते हुए अगला सेशन में बताएंगे किस प्रकार से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और किस प्रकार से आगे चल कर के जो महिलाओं की क्रांति हुई वो कौन सी क्रांति थी, किस प्रकार से। तो ये हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में, और उम्मीद है आप एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। आप इस तरीके से अनुभव कर पाएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से सामने कुछ दिख रहा है। इस प्रकार से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाया जाए। हालांकि थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप विस्तार पूर्वक इस प्रकार से पढ़ पाएंगे कि आप शायद ही कभी भूल पाएँ। तो साथियों अगले सेशन में मैं फिर मिलता हूँ नए जोश और नए टॉपिक के साथ में। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।